Hello friends, this is Digvijay Singh. Today we have a topic of class 12 moving coil galvanometer. जो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है आपकी वो दो मैग्नेट के पोल्स के बीच सस्पेंडेड रहती है। तो इस तरह से ये हमारे पे ब्लॉक्स हैं, एक नॉर्थ मैग्नेट का ब्लॉक है, एक साउथ का है। तो इस तरह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है नॉर्थ टू साउथ। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक कॉइल को रखते हैं। जनरली हमने इससे पहले फोर्स ऑन अ टॉर्क ऑन अ करंट लूप पढ़ा था, तो वो हमने एक लूप के लिए पढ़ा था। अगर इस हमारे पास इस तरह से n टर्न्स हो उस लूप में, ठीक है, तो किस तरह से वो आएगा। तो इस तरह से हमारे पास टर्न्स है, n टर्न्स ऑफ द लूप। इस तरीके से लूप बना देते हैं हम जिसमें n टर्न्स हैं। और इसका एक एंड जो है ट्विस्टेड है। तो ये इसका x एंड है और ये y एंड है इस कॉइल का, जिसमें n टर्न्स बना रखे हैं, ठीक है। अब हम इसका नाम नेमिंग कर लेते हैं इस रेक्टेंगुलर कॉइल की, A B C D। तो जब ये अब इसमें जो ए बी है इसको हम लेंथ ले लेते हैं। तो ए बी और डी सी इन दोनों की सेम लेंथ होगी, इनकी लेंथ एल ले लेते हैं। और ए डी और बी सी इनकी ब्रेथ को हम बी ले लेते हैं, जैसे कि हमने रेक्टेंगुलर करंट लूप में लिया था इससे पहले। इसके बाद हम लेंथ एल को यानी ए डी इज इक्वल टू बी सी, दैट इज ब्रेथ, ये ब्रेथ होगी। और ए बी और डी सी ये लेंथ होगी कॉइल की। तो लेंथ और ब्रेथ आपको पता है। तो आपको पता है जब इसमें करंट पास होता है, जब इसमें करंट पास होता है कॉइल में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या मूव करने लग जाता है। तो मूव करते समय मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते समय इस पर एक टॉर्क वर्क करता है। इस टॉर्क की वैल्यू को हमको फाइंड करनी है। तो ये टॉर्क की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके थे जब हमने टॉर्क ऑन करंट लूप पढ़ा था, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि जो आर्म है ए बी, अब आपको पता है कि जो ये वाली आर्म है ए डी और बी सी आर्म, ए डी एंड बी सी आर्म, ये दोनों आर्म्स मैग्नेटिक फील्ड की बिल्कुल पैरेलल हैं, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल हैं। तो अगर जब कोई आर्म मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल होती है तो इस पर जो फोर्स वर्क करता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आर्म पर वर्क करता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, और इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है। अब बिकॉज दीज फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ये F1 एंड F2 फोर्सेज क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। और इनकी जो एक्शन ऑफ लाइन है वो इक्वल है। सेम एक्शन ऑफ लाइन होने के कारण ये दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इनका इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। इट मीन्स बीइंग इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अब देखिए, तो अब इस करंट में देखिए ए बी सी डी, तो अब आर्म्स कौन से बच गए हमारे, ए बी और डी सी। इस आर्म ए बी में अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है ये करंट की डायरेक्शन है,
और ये मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो अगर आप देखें अपने हैंड को, लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करें तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर आपका करंट की वे दिखाता है, और जो फिंगर आपका स्ट्रेच है थंब, ये फोर्स दिखाता है। तो अगर आप देखें इस लाइन में, अगर हम देखें इस फिगर में, इस ए बी साइड पर, तो ए बी साइड को हम इस तरह से बना देते हैं सेपरेट, ताकि हम इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा लें। तो ये करंट की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो हम देखिए करंट की डायरेक्शन ये है और फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये करंट की डायरेक्शन होगी नीचे और ये फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अगर देखो थंब ऊपर की ओर वर्क कर रहा है, इट मीन्स जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी इस साइड में जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इस तरह से इसको हम F3 नाम देते हैं, यानी यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो F3, वो अपवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह से हम इस वाली साइड की बात कर लेते हैं, DC। इसमें देखिए करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो लेफ्ट टू राइट है। तो यहाँ पर भी अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो देखिए ये आपका, ये जो आपकी है ये फील्ड को दिखा रहा है और ये करंट को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये फील्ड, तो ये हो गया फील्ड और ये हो गया करंट। तो अगर आप देखें तो हमको इस तरह से मूव हैंड को ट्विस्ट करना पड़ेगा, तो ये आपका उस डायरेक्शन में करंट हो गया और ये फील्ड हो गया। तो आपको देखेंगे तो थंब है मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पेज के डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, यानी जो प्लेन ऑफ पेपर है इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से। तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को इस तरह से बना लेता हूँ F4। तो यहाँ पर जो फोर्स वर्क करेगा वो F4 डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा, बिकॉज ये फोर्स भी इक्वल है बट इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होने के कारण ये एक कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे, जिस कपल ऑफ फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क, यानी ये टॉर्क, एक टॉर्क का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टॉर्क मिल जाते हैं यहाँ पर F3 और F4 के कारण, ड्यू टू F3 एंड F4। और F1 F2 तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था पहले से ही। तो अगर आप देखें तो ये फोर्स क्या होंगे, तो फोर्स ऑन आर्म हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन आर्म AB। तो AB पर जो फोर्स आर्म AB पर है वो F3, वो कितना आएगा, हम क्या निकालते हैं IBL साइन थीटा करके। तो IBL, बिकॉज साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड और करंट वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल यहाँ पर देखें तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में साइन 91 हो जाता है, तो IBL साइन 91 हो जाएगा। बिकॉज इसमें n टर्न्स हैं, एक टर्न के लिए हम IBL लेते हैं, तो n टर्न्स के लिए n टाइम्स IBL हो जाएगा, n टाइम्स के लिए n टाइम्स IBL। ओके, सेम एज फोर्स ऑन आर्म CD, फोर्स ऑन आर्म CD, तो इसको F4 नाम दिया था हमने। तो वहाँ पर भी आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच 90 डिग्री का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच 90 डिग्री है, तो साइन 90 यहाँ पर भी 1, और n टाइम्स n लूप्स हैं तो n टाइम्स IBL, बिकॉज द लेंथ L है इसलिए हमने L लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे n टाइम्स IBL। तो दोनों फोर्स इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में। तो अगर आप देखें तो ये टॉर्क बनाते हैं, ये टॉर्क क्या करता है, इस कॉइल को इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है, इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करने की कोशिश करता है। तो अगर टॉर्क इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा तो ये रोटेशन हो जाएगा टॉर्क के कारण। तो टॉर्क के कारण ये अगर रोटेशन होगा तो आप देख, तो टॉर्क के कारण जब ये रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे जो स्प्रिंग बनी हुई है ये स्प्रिंग ट्विस्ट होने लग जाएगी, जिससे कि इसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा, इस सस्पेंशन वायर में रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा। ये रीस्टोरिंग टॉर्क तब तक, इसका मतलब है जो कॉइल है वो तब तक रोटेट करती रहेगी जबकि जो टॉर्क है जो कॉइल पे एक्ट कर रहा है करंट के कारण, उसको रीस्टोरिंग फोर्स जब तक बैलेंस ना कर ले। इट मीन्स इसको हम इस तरह से डेफिनेशन को लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, तो लीड ले सकते हैं
coil will rotate till the deflecting torque acting on the coil due to flow of current is balanced by the restoring torque. This is developed by developed in suspension wire. तो अगर हम इक्विलिब्रियम की स्टेट देखें तो दोनों इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएंगे. इन इक्विलिब्रियम यानी जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो इक्वल होना चाहिए रीस्टोरिंग टॉर्क के. Deflecting torque should be equal to restoring torque. Now it means हम इसका एक दूसरा फिगर देख लेते हैं. मान लेते हैं कि कॉइल रेस्ट में आ जाती है रोटेट होने के बाद. मान लो कॉइल अल्फा एंगल रोटेट हुई और अपनी अल्फा एंगल रोटेट होने के बाद वो रेस्ट पर आ गई. तो इस पोजीशन पे मान लो ये कॉइल की प्लेन है, ये कॉइल का प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में लेफ्ट राइट, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही अल्फा एंगल बनाती है. तो इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आर्म ए बी और सी डी में दिया जा रहा है वो किस तरह से होगा. तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देख लेते हैं. तो अगर ये अल्फा एंगल है तो ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा. तो ये इक्वल होना चाहिए, यही हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी. दैट इज ए डी प्लेन ऑफ कॉइल ए डी, और ये बी इसकी, तो ये ब्रेथ यहाँ पे बी है. सो दिस विल बी ऑल्सो एंगल अल्फा. सो ये बेस पे एंगल अल्फा बनना है तो ये वाला कंपोनेंट आपका हो जाएगा, इसको के बोल दीजिए इस पॉइंट को, तो डी के ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस अल्फा. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए थी. तो आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू, सो डी के इज इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस अल्फा. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन कॉइल इज इक्वल टू, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम देख लेते हैं क्या होगा. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर distance. Force into perpendicular distance. So what is the force? Force is IBL into B cos alpha n times IBL B cos alpha. So we can write it NIBL B cos alpha, and this is LB. L into B, length into breadth. Length into breadth is, that is length into breadth, that is the area of the coil. So we can write NIAB cos alpha. So the torque, deflecting torque is NIAB cos alpha. Suppose मान लो अगर स्मॉल के हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क है पर यूनिट, इट्स रीस्टोरिंग, so if K is restoring torque per unit
twist for material of the suspension wire। ये सस्पेंशन वायर के मटेरियल के पर यूनिट ट्विस्ट का अगर के रीस्टोरिंग टॉर्क है तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो स्प्रिंग का होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क वो इक्वल होना चाहिए के टाइम्स अल्फा, बिकॉज अल्फा एंगल में वो ट्विस्ट हो रहा है तो के टाइम्स अल्फा। सो इफ द रीस्टोरिंग टॉर्क इज के अल्फा, तो आपको पता है रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल है इक्विलिब्रियम के केस में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, तो हम लिख सकते हैं एन ए आई बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू के अल्फा। यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन एन बी ए सेपरेट करके लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई में इसको लिख देते हैं अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अब जहाँ पे हमारा फैक्टर मिला हमको के टाइम्स के अपॉन एन टाइम्स बी ए, के अपॉन एन बी ए, ये जो फैक्टर है ये फैक्टर कांस्टेंट कहलाता है। ये फैक्टर कांस्टेंट होता है फॉर गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर हमको दिया गया है उस गैल्वेनोमीटर के लिए ये कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब अगर हम इस कांस्टेंट को हटाएं तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है यहाँ पे अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, यानी जो करंट है बिल्कुल अल्फा और कॉस अल्फा के अल्फा अपॉन कॉस अल्फा के प्रोपोर्शनल होगा। अब जो हमारे पास डिफ्लेक्शन है यहाँ पे, यानी जो अल्फा है हमारे पास ये एंगल है जो बना रहा था मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका प्लेन, तो यही हमारे पास डिफ्लेक्शन कहलाता है। यानी अगर कॉइल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, गैल्वेनोमीटर की कॉइल में अगर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उसमें बहने वाली करंट के। तो इस प्रकार से जो मैग्नेट के पोल होते हैं वो कॉनकेव होते हैं, यानी जो हमने पहले मैग्नेटिक पोल बनाए थे वो कॉनकेव होते हैं इस तरह से। ये जो कॉनकेव सरफेस होता है अंदर की ओर, नॉर्थ एंड साउथ। जो मैग्नेट के पोल्स हैं उनको इस तरह से कॉनकेव बनाया जाता है ताकि हमको एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिले। ताकि जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा प्लेन ऑफ कॉइल के पैरेलल हमेशा पैरेलल होगी, प्लेन ऑफ कॉइल के हमेशा पैरेलल होगी। इससे ये होगा कि जो आपका कॉइल है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहेगी, जिससे उसकी जो लेंथ है बी, जो कॉस अल्फा वाला फैक्टर वो हट जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से हमारे पास ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। तो ये जो लेंथ है अभी किसी भी पोजीशन में अगर ये रोटेट करेगा तो ये हमेशा रेडियल होगा, विद पैरेलल रहेगा विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके कारण जो ये फोर्सेस हैं, जो कपल ऑफ फोर्स लग रही हैं, इनमें जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी वो केवल बी की ही इक्वल होगी। इट मीन्स कि जो टॉर्क होगा वो आई पी एल इनटू बी कॉस अल्फा की जगह, क्योंकि अल्फा कॉस अल्फा होता है एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल, तो वहाँ पर कॉस अल्फा 0, सो कॉस 0 इज़ 1, अल्फा की वैल्यू 0 की तो कॉस 0 इज़ 1। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी टाइम्स कॉस 0 1 हो जाता है, तो आई बी एल। तो यहाँ पर टॉर्क आपको मिलता है आई बी एल टाइम्स बी। तो यहाँ पर एन टाइम्स, यहाँ पर हम लगा लेंगे टॉर्क इज इक्वल टू एन टाइम्स, सो आई बी एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ द कॉइल। तो अगर हम यहाँ से करंट आई देखें तो ये जो टॉर्क है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्विलिब्रियम में के अल्फा के इक्वल होता है, सो के अल्फा इज इक्वल टू एन आई ए बी। सो यहाँ से अगर करंट निकालें तो हम देखेंगे तो के अपॉन एन बी ए टाइम्स अल्फा। तो अगर हम यहाँ देखें तो कॉस अल्फा का टर्म नहीं आया, तो इससे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, और ये हमें पता है कांस्टेंट होता है, तो इस कांस्टेंट को जी बोला जाता है, जी से लिखते हैं हम, इस जी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट।
गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इस जी को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोला जाता है। सो हम इसको लिख सकते हैं। तो अब देखें तो आई इज़ यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अल्फा के, यानी कॉइल में जितनी करंट पास हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन की। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस होने वाला है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है जितनी करंट उस कॉइल में जा रही है। तो ये हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन थ्योरी थी। तो यानी ये थ्योरी कहती है कि जितना करंट कॉइल में पास होगा वो डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, उतना ही डिफ्लेक्शन होगा जितना करंट जाएगी। आगे देख लेते हैं सेंसिटिविटी, कि इसकी सेंसिटिविटी कितनी है, गैल्वेनोमीटर की क्या होती है। कोई गैल्वेनोमीटर तभी सेंसिटिव कहलाता है अगर ये बहुत ही लार्ज डिफ्लेक्शन दे। अगर बहुत कम मात्रा में भी करंट इस कॉइल में बहे तो अगर उस कम मात्रा में भी कोई करंट जो बह रही है उससे भी लार्ज डिफ्लेक्शन अगर दे दे तो ये सेंसिटिव कॉइल गैल्वेनोमीटर कहलाता है। यानी ये लार्ज वोल्टेज अगर हम स्मॉल वोल्टेज भी अप्लाई करें इसके अक्रॉस, कहने का मतलब है अगर कॉइल के अक्रॉस आप स्मॉल वोल्टेज भी अप्लाई करते हो तो एक लार्ज डिफ्लेक्शन मिलता है, तो इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। यानी इफ इट गिव्स लार्ज डिफ्लेक्शन even when small current is passed, यानी अगर बहुत कम मात्रा में भी अगर इसमें इस कॉइल में करंट जाती है, माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में भी अगर इसमें करंट जाती है तो ये लार्ज डिफ्लेक्शन हमको शो करता है। तो यही इसकी खासियत सेंसिटिविटी कहलाती है। तो इस तरह से हमारे पास दो आते हैं, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी को हम रेशियो के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, यानी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर ऑन पासिंग यूनिट करंट थ्रू इट्स कॉइल। यानी यूनिट करंट यानी करंट सेंसिटिविटी को हम देखें तो करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू होगा सेंसिटिविटी इक्वल टू होगा अल्फा अपॉन आई के। अल्फा है रिफ्लेक्शन पर यूनिट स्मॉल करंट, दैट इज एन बी ए अपॉन के। इसी तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी आती है, जैसे करंट सेंसिटिविटी होती है ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है। इसको भी हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट voltage when a unit voltage applied across its coil. So voltage sensitivity equal to alpha upon V। अगर R रेजिस्टेंस, कॉइल का रेजिस्टेंस अगर कैपिटल R ले लें, if capital R is resistance of coil, कॉइल का रेजिस्टेंस अगर कैपिटल R हो तो उस केस में और उसमें बहने वाली करंट I हो तो उस केस में V इक्वल टू होगा IR। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी अल्फा अपॉन V इक्वल टू अल्फा अपॉन IR। इसको हम लिख सकते हैं NBA अपॉन KR। क्योंकि अल्फा अपॉन आई होता है NBA अपॉन के, तो इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं।
रेजिस्टेंस के टर्म में। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस फॉर सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी of a moving coil galvanometer। तो सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी हाईली सेंसिटिव तब होगा, करंट सेंसिटिविटी ये तब हाईली सेंसिटिव होगा जब पहला कि n इज लार्ज, जब पहला n यानी जितने नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में ज़्यादा होंगे उसमें ज़्यादा करंट सेंसिटिविटी हमको मिलेगी। दूसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड b इज़ लार्ज, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दे तो हमको करंट ज़्यादा सेंसिटिव मिलेगा, करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तीसरा, a इज़ लार्ज, यानी जो लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है, उसका अगर एरिया बढ़ जाए तो वहाँ से भी करंट सेंसिटिविटी हाईली सेंसिटिव होती है। और चौथा, जब k इज़ स्मॉल, यानी जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो बहुत की यानी जो कांस्टेंट है वो बहुत स्मॉल हो, रिस्टोरिंग टॉर्क के को हम यहाँ पर कांस्टेंट बोलते थे। रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट अगर कम होता है तो सेंसिटिविटी लार्ज होती है। इसी तरह से आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर कितने एक्सटेंट तक एक्यूरेट करंट को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। द एक्सटेंट टू विच इट कैन मेजर द करंट एक्यूरेटली, जिस एक्सटेंट तक ये करंट को एक्यूरेटली मेजर करे वो कहलाती है एक्यूरेसी ऑफ गैल्वेनोमीटर। यानी इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो ये डिफाइन किया जाता है रेसिप्रोकल ऑफ, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग the current with a galvanometer। यानी रेसिप्रोकल ऑफ द रिलेटिव एरर, रेसिप्रोकल ऑफ द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग करंट विद गैल्वेनोमीटर, दैट इज एक्यूरेसी ऑफ गैल्वेनोमीटर। यानी एक्यूरेसी ऑफ galvanometer is equal to 1 upon reciprocal of relative error. Relative error in current is di upon I, that is the relative error. So di upon I is relative error in current in measuring the current। तो जितना ये लेस, जितना ही कम होगा, di upon I जितना कम होगा उतना मोर एक्यूरेट क्या होगा आपका गैल्वेनोमीटर होगा। ठीक है।